आइए आज हम पढ़ेंगे कार्बन अणु जो है इसके बारे में। आबंध कोट कितने बंध होंगे और ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए कार्बन अणु में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, C6 12 लिखा जाता है। 12 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है और 6 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो कार्बन के उदासीन परमाणु में 6 चूंकि परमाणु क्रमांक है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए लिखा है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 है। क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अगर आप बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से भरेंगे तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s ऐसे हम लोग बनाते थे, तो उसी हिसाब से यहाँ बना के भर दिया गया। तो देखिए 1s 2s 2p तक जाएगा। तो पहली कक्षा में क्योंकि यस ऑर्बिटल यस में एक ही कक्षक होता है तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसमें भी यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी में 3 कक्षक होते हैं और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, परंतु 4 तो भर चुके हैं और कार्बन में 6 होते हैं, तो अब लास्ट वाले कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब देखिए C2 के अणु में कुल 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब एक कार्बन में 6 है तो जब C2 बनेगा तो कार्बन के 2 परमाणु होंगे, तो कार्बन अणु बनने में यानी C2 अणु बनने में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो C2 अब 1s2 है तो सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2, एक बार सिग्मा लिखते हैं फिर अगली बार सिग्मा स्टार लिखते हैं और ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो सिग्मा स्टार की ऊर्जा ज़्यादा होगी सिग्मा से, इसलिए उसको बाद में लिखा गया। फिर सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2 क्योंकि सिग्मा से सिग्मा स्टार की ऊर्जा ज़्यादा होती है। और फिर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि पी है, पी कक्षक में पाई बांड बनता है, तो पी में हम देखते हैं कि पी में 3 कक्षक हैं तो एक्स वाई जेड 3 प्लेन में रहेंगे। तो चूंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और ये जब दूसरा कार्बन मिलेगा तो 4 हो जाएंगे, तो ये चारों कैसे भरेंगे। चारों भरने के लिए हमको एक यस कक्षक की जरूरत पड़ेगी, एक वाई कक्षक की। इसको बना के बता देते हैं। पी में 3 कक्षक होते हैं, तो मान लीजिए ये px है, ये py है, ये pz है हमारा। तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ अगर एक कक्षक होता एक कार्बन होता तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे p वाले में, तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया। अब जो है कह रहा है कि जब P2 बन जाएगा C2 बन जाएगा तो अब दूसरे कार्बन में भी इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो P की जगह ये P4 होगा। तो यहाँ पर देखिए X में भी 2 होंगे और Y में भी 2 होंगे। वैसे विपरीत एक एक इलेक्ट्रॉन एक साथ भरते हैं, फिर उसके बाद पेयरिंग होती है यानी विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये बांड की बात आ रही है, तो इसके साथ बांड बनाएंगे तो यहाँ पर जो है एक्स वाई में ही ये स्टार करके, जैसे हम लोग लिखते थे कि एक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के, तो सिग्मा 1s2 हुआ। फिर ये इसी में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले कार्बन के होंगे तो सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2 दूसरे वाले कार्बन का, तो इसमें क्या होगा कि पाई 2px2 हो गया। यहाँ पर पाई 2px2 2p है तो x में 2 हो गए और फिर y में भी 2 हो गए, पाई 2py2 कर दिया। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, x कक्षक में भी y कक्षक में भी
2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस प्रकार से। चूंकि पाई बंध बनेगा और पाई बंध में x और y ये p में ही है, 2p p में ही है x और y, तो पाई बंधों की ऊर्जा बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर देखें बराबर लिख दिया। इसको समझना। अब ये जितना अंदर वाली कक्षा है, जैसे ये अंदर वाली है तो अंदर वाली को के लिख देगा, तो ये अंदर वाली है तो इसको के लिख करके सिग्मा के बाद अब यहाँ से शुरू करेगा ये 2 वाले से, क्योंकि ये 2 वाली कक्षा बाहरी है, तो बाहरी कक्षा से ही हम शुरू करते हैं। तो बाहरी कक्षा से शुरू करेगा तो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा, और ये पाई 2px2 ये बराबर का साइन लगेगा पाई 2py2, क्योंकि इनकी ऊर्जा बराबर है। तो C2 की आबंध कोटि अगर हम निकालें तो आबंध कोटि कैसे निकालेंगे? फार्मूला होता था 1/2 आबंध इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रति आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, उसको फिर प्रति आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए देखते हैं, तो आबंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो यहाँ पर 8 लिख दिया गया। अब पूरे इलेक्ट्रॉन 12 हैं, तो 2 तो पहली कक्षा के हो गए थे, इनको 2 से मतलब ही नहीं, ये 2 तो पहली कक्षा के हो गए। तो ये देखिए, तो इसमें देखना है, जैसे 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 को अगर हम लिखें तो इस तरह लिखेंगे 2, 8, 2। तो ये इतना, ये अंदर की कक्षा हो जाएगी, ये बाहरी रहेगी, तो ये 3 कक्षाएं बन जाएंगी। तो ये अंदर वाली में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, बाहर वाली में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये इस तरह से बनाया जाता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस तरह इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में रहते हैं। अगर वैसे बनाना हो तो 12 को लिखेंगे, अगर 12 को तो 1s2 2s2 2p6 1s2s2 की 3s2 3p, तो 2, 2, 4, 2, 6, 4, 10, 2, 12 यहीं तक भर गया। तो ये देखिए, ये तो अंदर की कक्षा हो गई, तो इसको छोड़ देंगे, ये बचा और ये बाहर वाली। तो अंदर वाली में 8 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली में 2। तो ये बॉन्डिंग यानी आबंध वाली कक्षा है, ये बिना आबंध यानी प्रति आबंधी कक्षा है। तो आबंधी में 8 है और प्रति आबंधी में 2 है। तो 8 में से 2 घटाया तो और 2 का भाग देगा तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब C और C के बीच 2 बंध बनेंगे। अब C2 जो है हमारा प्रतिचुंबकीय होना चाहिए कह रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो बाहरी कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यस कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक होता है यस उपकक्षा में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर में रहेंगे, जोड़े में रहेंगे, युग्म में रहेंगे। तो जब युग्म में रहेंगे तो प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, इसका मतलब डायामैग्नेटिक होना चाहिए। अतः वाष्प अवस्था में C2 प्रतिचुंबकीय है। वस्तुतः C2 के अणुओं के दोनों आबंध पाई आबंध होते हैं, क्योंकि 2 पाई आबंध आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो 2 पाई आबंध आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए दोनों पाई बंध होते हैं। अधिकांश अन्य अणुओं में द्वि आबंध एक सिग्मा तथा एक पाई आबंध से बना होता है। तो कार्बन के अधिकांश अणुओं में क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई आबंध से बना होता है, लेकिन यहाँ पर C2 के अणुओं में दोनों आबंध पाई आबंध होते हैं, क्योंकि 2 पाई आबंध आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। C2 में दोनों पाई आबंध हैं, जबकि जितने भी केस हम लोगों ने पढ़े हैं पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है, बार बार चिल्ला चिल्ला के हम बताए हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि दोनों पाई आबंध होंगे, और क्यों होंगे? क्योंकि 2 पाई आबंध आणविक कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2, 2, 4।
अधिकांश अन्य अणुओं में द्वि आबंध एक सिग्मा तथा एक पाई आबंध से बना होता है, ऐसा होता है। समान रूप से N2 अणु में आबंधन को समझाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग N2 में भी आबंधन को बता सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन अणु यानी O2, ऑक्सीजन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका 1s2 2s2 2p4 होगा। चूंकि प्रत्येक 8 भर गए, 4 2 6 2 8। क्योंकि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन अणु में कुल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 है तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे जब O2 बनेगा, क्योंकि 2 अणु आ गए 8 8 वाले। तो O2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसी प्रकार लिख देंगे। देखिए 1s2 है तो एक बार सिग्मा 1s2 लिखेंगे, दूसरी बार सिग्मा स्टार 1s2 लिखेंगे। क्योंकि 2 है तो एक ऑक्सीजन का ये, अगले ऑक्सीजन का स्टार वाला, इस तरह समझिए। और दूसरे में 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2। अब P वाले में देखिए, P वाले में क्या है, वहाँ देखिए पाई बने थे, यहाँ सिग्मा बन रहा है, ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाई कक्षा है, पाई में x y z 3 कक्षक होते हैं, क्योंकि पाई उपकक्षा में P उपकक्षा में, तो 3 होंगे तो x y z 3 अक्ष में भरेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे। तो 4 इलेक्ट्रॉन देखिए इस प्रकार भरेंगे। ये P हो गई, ये मान लीजिए PX है, ये PY है और ये PZ है। अगर ऐसा मान लिया जाए तो 4 हैं, तो एक इस तरह भरेगा, एक इस तरह भरेगा, एक इस तरह, पहले एक एक भरते हैं फिर उनका जोड़ा बनता है, एक इस तरह बनेगा। तो ये 4 भर गए हमारे, ठीक। तो वही कह रहा है। तो यहाँ तक आ गए हम लोग। अब ये P आ जाता है तो सिग्मा 2pz हो जाएगा, सिग्मा 2pz। और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे सिग्मा वाले में। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को मोटी मोटी भाषा में ये बात समझना है। पहले हमको सिग्मा बॉन्ड बनाना है, फिर जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उनसे पाई, फिर पाई। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। C2 एक हमारा अपवाद था, एक्सेप्शन था। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, फिर पाई और फिर पाई, इस तरह। जैसे 3 बॉन्ड है तो पहले एक सिग्मा होता है, सिग्मा बनता है, फिर पाई पाई बनता है। तो यहाँ पर देखें, जैसे इसमें हमने सिग्मा 1s2 लिखा, फिर सिग्मा, इसी में सिग्मा स्टार 1s2 लिखा, फिर 2s2 के लिए सिग्मा 2s2 लिखा, फिर सिग्मा स्टार 2s2 लिखा, फिर सिग्मा 2pz2 लिखा, सिग्मा 2pz2 लिखा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके, उनसे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, जो है 2 2 4 2 6 2 8 8 तक यहाँ बचे हो गए। अब हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 2 से सिग्मा 2pz बना देंगे, क्योंकि x y z 3 एक्सिस होती हैं P में, क्योंकि 3 कक्षक होते हैं P उपकक्षा में। तो 2 ने सिग्मा बना लिया। अब जो अगले 2 बने, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 और ये 10 पूरे हो गए। तो 10 पूरे हो गए, तो अब बचे हमारे पास 6। तो अगले जो 4 बचे, तो उन्होंने पाई 2px 2 इक्विवेलेंट पाई 2py2 बना लिया। 4 इलेक्ट्रॉनों ने पाई बंद बना लिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर पाई बंद बन गया, पाई बंद बन गया। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और खत्म हो गए, x और y जो है ऑर्बिटल में। फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो पाई स्टार 2px 1 यहाँ पर आ गया, इक्विवेलेंट पाई स्टार 2py 1 यहाँ पे आ गया। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 1 16 16वां इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हम लोगों ने लिख लिए। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनाना है, फिर पाई जो बचेंगे उसका भी पाई।
और पहले सिग्मा अगर लिखेंगे तो फिर स्टार सिग्मा कर सिग्मा स्टार लिखेंगे, और अगर पाई लिखेंगे तो पहले पाई लिखेंगे फिर सिग्मा स्टार पाई लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहले सिग्मा लिखा, फिर इसी का स्टार लगा के सिग्मा लिखा, फिर इसको लिखा सिग्मा में, फिर इसी का स्टार लगा के, और यस में यस अगर उपकक्षा है तो चूंकि उसमें एक ही कक्षक होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विपरीत चक्रण के, तो इससे हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा आबंध बनेगा। पी वाले से सिग्मा और पाई दोनों बन सकते हैं, तो पहला सिग्मा बनेगा बाकी पाई बनेगा। तो पहले सिग्मा बना दिया, फिर हम लोगों ने पाई बना दिया। अब ये अंदर वाली कक्षा है तो इसको के लिखेंगे, बाकी यहाँ से पूरा वैसे ही लिख देंगे। देखिए वैसे ही लिख दिया गया। अब अगर हम तो अब यहाँ से देखिए O2 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से यह स्पष्ट है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आबंध आणविक कक्षकों में तथा 6 इलेक्ट्रॉन प्रतिआबंधन आणविक कक्षकों में उपस्थित है। ये कैसे पता चलेगा? हमने 16 का लिखा तो 2, 8, 6 लिखते हैं। तो ये वाले बॉन्ड वाले हो गए कक्षक ऑर्बिटल कक्षाएं, और ये बिना बंध वाले हो गए। तो 10 बंध वाले हैं, 6 बिना बंध वाले। तो वही कह रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन आबंधित आणविक कक्षकों में तथा 6 इलेक्ट्रॉन प्रतिआबंधित आणविक कक्षकों में उपस्थित है। आता है इसकी आबंध कोटि। तो आबंध कोटि बराबर 1/2 NB - Na होता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले, तो 1/2 बॉन्डिंग वाले 10 है, एंटी बॉन्डिंग वाले 6 है, तो हो गया 10। इसलिए O2 के अणु में ऑक्सीजन परमाणु एक द्विआबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अब 2 आ गई आबंध कोट, इसका मतलब बंध 2 होंगे, तो द्विआबंध द्वारा आपस में O2 के अणु जुड़े रहते हैं। इसके ऑक्सीजन अणु के π*2px तथा π*2py आणविक कक्षकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये देखिए 1 है। इसके अनुसार ऑक्सीजन अणु को अनुचुंबकीय होना चाहिए। तो अब इसको ध्यान देना है, चूंकि इसके ऑक्सीजन में 2px 2py में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः इसे अनुचुंबकीय होना चाहिए। ऐसा प्रयोगों के तौर पर पाया गया है। तो इसको ध्यान देना है, ये अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होगा, यानी दूसरे को चुंबकीय क्षेत्र में अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस प्रकार आणविक कक्षक सिद्धांत ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करने में समर्थ है। तो चूंकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये अनुचुंबकीय होगा। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय कैसे निकालते हैं, इसको हमें समझना है। इसी प्रकार आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के अन्य समनाभिकीय द्विपरमाणु अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जा सकते हैं। B2 से Ne2 तक के अणुओं के लिए आणविक कक्षक विन्यास तथा आणविक गुण चित्र 4.21 में दिए गए हैं। तो ये देखिए चित्र बना करके यहाँ पर 2s2p का मिश्रण होने पर और 2s2p का मिश्रण नहीं होने पर ये सब कक्षकों के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए B2C2N2 इन सब के लिए यहाँ पर आबंध कोट N चुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय असंयोजक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएगा। B2 से Ne2 तक के लिए आणविक कक्षक तथा आणविक गुण यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस सारणी को आप लोग अपनी पुस्तक में अच्छे से पढ़िए, इसके बाद जहाँ भी दिक्कत आए इसको पूछिए। बाकी कैसे बनाना है वो तो हमने आपको सब बता दिया। आबंध लंबाई भी देखिए यहाँ दी गई है। अब देखिए यहाँ पर आणविक कक्षकों का क्रम तथा उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाई गई है, उसी जो सारणी हमने देखा है। आबंध ऊर्जा, आबंध कोटि, चुंबकीय गुण तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन विन्यास कक्षक आरेखों के नीचे प्रदर्शित है। सब कुछ दिखा दिया गया है। तो जैसे बनाना है वैसे हमने बताया, उसमें देखिए, और अगर कहीं समस्या हो रही है तो उसको पूछिए। अब आगे आ जाते हैं हाइड्रोजन आबंधन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखते हैं
कह रहा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन ये 3 अत्यधिक विद्युत चुंबकीय यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व जब परमाणु सहसंयोजी आबंध द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं तब सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो हमने आपको बताया था, फोन करके याद कराया था, FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है इसका मतलब इनमें ऋण चिन्ह रखने की यानी इलेक्ट्रॉन रखने की ज्यादा पावर है, तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रख लेते हैं। तो वही कह रहा है कि फोन हमने बताया था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वही चीज लिख रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन ये 3 अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जब परमाणु सहसंयोजक आबंध द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं तब सहसंयोजी आबंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा इनकी तरफ स्थानांतरित हो जाएगा। इसको ध्यान देना है। फलस्वरूप प्राप्त आंशिक धनावेश हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे विद्युत ऋणात्मक तत्व परमाणु के साथ एक नया आबंध बनाता है। तो इससे होता क्या है कि जब स्थानांतरित होंगे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ओर, तो जो है हाइड्रोजन में आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसी बात है, उधर ऋणावेश खिसक गया तो उसमें ऋण आ गया ज्यादा विद्युत ऋणात्मक में, तो इसमें धन आना पड़ेगा। तो इसीलिए आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ एक नया आबंध बना लेता है। जब धन आ गया तो किसी दूसरे ऋण के साथ दूसरा बंध बना लेगा, सीधी सी बात है। इस आबंध को हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। तो ध्यान देना है कि इस आबंध को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आबंध। यह आबंध सहसंयोजी आबंध से दुर्लभ होता है। इसको ध्यान देना है कि यह जो आबंध होता है सहसंयोजी आबंध से थोड़ा कमजोर होता है, अर्थात HF में एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे अणु के फ्लोरीन परमाणु के बीच हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो हमको एग्जाम्पल भी बता दिया कि HF जो है इसमें हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन से मिला है, तो फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। तो इसमें देखिए आंशिक ऋण आवेश आ गया, और इसमें जब ऋण आवेश आ जाएगा तो बैलेंस करने के लिए इसमें आंशिक धनावेश आ जाता है। अब जब इसमें आंशिक धनावेश आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ऋणावेश है, तो इसमें धनावेश है, तो ये धनावेश फिर ऋणावेश से मिलेगा। तो ये देखिए ऋणावेश इस धनावेशित फ्लोरीन से मिला, फिर ये धनावेशित ऋणावेशित फ्लोरीन से है। तो ये एक HF है, एक ये HF है, एक ये HF है, तो इनके बीच चूंकि धन ऋण है तो ये खुद अपने बीच में एक बांड बना लेते हैं। देखिए डॉट डॉट करके लिखा हुआ, तो इस प्रकार से जुड़ते चले जाते हैं। तो ये जो डॉट डॉट वाला बांड है इसी को हाइड्रोजन बांड बोलते हैं। तो कितना समझ में आ गया कैसे बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध दो परमाणुओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है, जो एक परमाणु को सहसंयोजक आबंध तथा दूसरे को हाइड्रोजन आबंध द्वारा जोड़कर रखता है। तो ये वाला हमारा सहसंयोजक आबंध है और ये वाला हमारा हाइड्रोजन आबंध। तो हाइड्रोजन आबंध सहसंयोजक आबंध से कुछ दुर्बल होता है, इसीलिए इसको सीधी रेखा द्वारा दिखाया गया और इसको डॉट डॉट करके कि ये सीधी रेखा ज्यादा मजबूत है इससे, यानी ये वाला बांड हाइड्रोजन आबंध कम मजबूत है, ये ज्यादा मजबूत है। तो इस प्रकार से ये बनता है। आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध दो परमाणु के बीच एक सेतु का कार्य करता है, जो एक परमाणु को सहसंयोजक आबंध तथा दूसरे को हाइड्रोजन आबंध द्वारा जोड़कर रखता है। हाइड्रोजन आबंध को डॉटेड रेखा द्वारा दर्शाते हैं, ये हाइड्रोजन आबंध है, जबकि सहसंयोजक आबंध को ठोस रेखा द्वारा दर्शाते हैं, ये वाला सहसंयोजक आबंध है। तो इसको ध्यान देना है।
इस प्रकार हाइड्रोजन आबंध को इस आकर्षण बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक में फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बांधता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है वो इसको उस प्रकार के बंध के रूप में जो हम व्याख्या कर सकते हैं जो दूसरे अणु को विद्युत ऋणात्मक परमाणु से बांधता है। ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है और हाइड्रोजन से उसको बांध दिया। इसी प्रकार नाइट्रोजन से भी बन सकता है हाइड्रोजन आबंध और ऑक्सीजन से भी बन सकता है। तो इसको ध्यान देना है, इन्हीं तीनों से बन सकता है। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन आबंध बनने का कारण। तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व X से आबंधित होता है तो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणु से दूर हो जाते हैं। यही सी बात है कि ज्यादा विद्युत ऋणात्मक अपनी ओर खींच लेगा तो हाइड्रोजन से दूर हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन परमाणु दूसरे परमाणुओं X के सापेक्ष अत्यधिक विद्युत धनात्मक हो जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन X परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं इसलिए हाइड्रोजन परमाणु आंशिक धनावेशित यानी प्लस डेल्टा ग्रहण करता है, जबकि X परमाणु पर आंशिक ऋणावेश यानी माइनस डेल्टा आ जाता है। इससे एक द्विध्रुवी अणु प्राप्त होता है। तो क्या होता है, इससे एक द्विध्रुवी अणु प्राप्त हो जाता है। एक में प्लस रहता है, एक में माइनस। ये देखिए F की जगह X लिख दिया। X हमारा F भी हो सकता है, मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जो है क्या हो जाता है, इससे एक द्विध्रुवी अणु प्राप्त होता है जिसके बीच स्थिर वैद्युत बल होता है। तो इसको ध्यान देना है। तो प्लस और माइनस होते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को खींचते हैं तो उनके बीच बल लगने लगेगा। बल चूंकि विद्युत की वजह से है और ये विद्युत चार्ज की वजह से और ये स्थिर रखे हुए हैं, इसलिए स्थिर वैद्युत बल कहा जाएगा। इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा ऐसे करके, अब बीच में डॉट डॉट ये हाइड्रोजन आबंध है और ये सीधी रेखा हमारा सहसंयोजी आबंध। तो हाइड्रोजन आबंध का परिमाण यौगिक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। ठोस अवस्था में यह अधिकतम होता है तथा गैसीय अवस्था में न्यूनतम होता है। तो ध्यान देना है, हाइड्रोजन आबंध वस्तु की भौतिक अवस्था पर निर्भर करेगा। अगर ठोस अवस्था है तो अधिकतम होगा और गैसीय अवस्था है तो न्यूनतम हाइड्रोजन आबंध होगा। इस प्रकार से हाइड्रोजन आबंध यौगिकों की संरचना तथा गुणधर्मों को प्रबलता से प्रभावित करते हैं। तो ये यौगिक की संरचना तथा गुणधर्मों को भी प्रभावित करेंगे। अब अगला आ जाता है हाइड्रोजन आबंधों के प्रकार। तो हाइड्रोजन आबंध के प्रकार हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।